मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको, कल सर्वे हो गया पूरा, सारे टीवी चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 पार कर दिया है, लेकिन आज उन सर्वे का एनालिसिस हो रहा है। देश के तमाम जाने माने पत्रकार अपने अपने अंदाज से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को सुना, मैं समझता हूँ मैं दर्जन भर वीडियो देख चुका हूँ अब तक। उन वीडियो में सारा धराशायी हो गया है सर्वे। जो लोग कह रहे हैं कि उनको 400 पार होंगी, वहीं पर जो जाने माने पत्रकार हैं जो अंडर करंट बात करते हैं, जनता के बीच जाकर के बात करते हैं, उनका कहना यह है कि शायद 150 के आसपास सीटें इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। तो आप आगे और चीज़ें देखेंगे, तमाम दिहाड़ी पत्रकारों से और गोदी एंकरनियाँ उसकी भी बातचीत मैं थोड़ी बहुत दिखाऊंगा आपको। तो देखिए पहले मेरा ये वीडियो, फिर उसके बाद हम आपसे बात करते रहेंगे। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। तुम उसे वाले का सॉन्ग सुना आपने? 295। आपने राहुल गांधी का बयान सुना। राहुल गांधी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हैं और पत्रकार उनको घेरे खड़े हुए थे आज, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि ये प्री पोल नहीं है। जो भी पोल हो रहा है ये मोदी का पोल है, ये पत्रकारों का पोल नहीं है। असलियत पर उन्होंने बाकायदे इतना गहरा आघात दिया है पत्रकारिता के ऊपर। तो नेचुरल है भाई, वो देश के लीडर हैं, 2 पदयात्राएं कर चुके हैं, सारी चीज़ें उनको मालूम हैं। जनता का रुझान, जनता की नब्ज उनके हाथ में है, चूँकि वो जनता के करंट से बीच निकल कर आए हैं और उन्होंने ज़मीन पर काम किया है। वहीं नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अपना जो उनका तंत्र है उसके ज़रिए और झूठ के सहारे, फरेबी बयान देने के सहारे सत्ता में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ये राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, आज भी उन्होंने ये साबित कर दिया आने की कोशिश की, जैसे कि देश में अंदर जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा नेगेटिव माहौल है और लोग बड़े परेशान हैं। संविधान खतरे में आ गया है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस खतरे में आ गए हैं, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, इससे लोग बड़े नाराज हैं। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ये सारे जितने मुद्दे थे, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, आज़ादी हमारी खतरे में आ गई है। ये हमारे आखिरी चुनाव होंगे अगर ऐसा हो गया कि अगर प्रधानमंत्री जीत गए तो। अब ये सारे लोग क्या करेंगे? चलिए, उनकी चिंता वो खुद करें, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। और ना मैं मानती हूँ कि हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि आज तक जैसे चैनल पर हमें उन पर चर्चा करने। आपने उस तिहाड़ी पत्रकार को सुना, साथ में एक एंकरनी है उसकी भी जवान सुनी, वो क्या कह रही है। तो ये सारी चीज़ें उनकी अपनी हैं। वो इस चुनाव को अपने पोल के जरिए 400 पार की ओर ले जा रहे हैं, जो बीजेपी ने नारा दिया था, लेकिन हकीकत तो 4 तारीख को पता चलेगी कि होने वाला क्या है। तो आपने ये चीज़ें हमने इसलिए आपके सामने रखी हैं कि गोदी मीडिया जो 90% जनता के बीच रह कर के आवाज़ बनता है जनता की, वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो पूरी तरह से मोदी भक्ति में लीन है और जो असली मुद्दे हैं उन पर बात करना नहीं चाहता। गीता जी, चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हम लोग तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। बोलते हैं ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मतलब लास्ट ओवर तक खेला जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? कर रहे हैं लास्ट ओवर तक बहुत मजा आएगा, आखिरी वोट पड़ने तक बहुत मजा आएगा। और वही जनता। ये प्रदीप गुप्ता थे, एक्सिस एग्जिट पोल के मालिक हैं, आरएसएस के आदमी हैं। नेचुरल सी बात है, जो वो कहेंगे वो चीज़ वो आगे प्रसारित करेंगे, टीवी चैनलों को देंगे और वो अपने ही जाल में शायद फंसते नज़र आ रहे हैं। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक जगह उन्होंने कहा था कि कांटे की टक्कर है,
और एंजॉय कर रहे हैं हम चुनाव को। और अब एग्जिट पोल जब उन्होंने पेश किया है तो वो 400 पार बता रहे हैं। ये सब समझ में नहीं आता कि आखिर मसला क्या है। मैं इस मुद्दे पर और बात करूंगा आपसे। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में, गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी चढ़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिस कांग्रेस वाला कैसे सरकार माफी दो, एक तुम्हारा छोकरा ना पाएंगे केम तो हमारे एक बैंक हमारी वोट बैंक में आप पाएंगे। आज કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે, બોલો આ હિંમત એમની? હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ? ભાઈ ચૂપ बैठा हो, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपने सुना प्रधानमंत्री कितनी अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो चुनाव चरणबद्ध तरीके से हो रहे थे, हर चरण में उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही थी। और जब हार दिखाई देती है आदमी को तो वो अपने मन में जो भी अभद्र भाषा, अनर्गल भाषा आती है उसको सबको सामने रख देता है। ये सारी चीज़ें आपने देखी। नरेंद्र मोदी की एक भाषा कैसे हो सकती है? वो एक प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और मेरे भी हैं, लेकिन वो इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? अरे भाई, उनको चुनाव लड़ना है तो उनके काम की क्या स्थिति है, वो अपने काम की स्थिति को आगे रखें। लेकिन काम तो जीरो है चारों तरफ, जो कुछ भी उन्होंने किया है सब जनता त्रस्त है चारों तरफ। और एंकरनियाँ उनसे सवाल करते हैं कि हमने कठिन सवाल पूछे, ये पूछा, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और सब चाटुकारिता से भरी हुई पत्रकारिता सामने नज़र आती है। खैर, अब और आगे देखिए। आपको सबको मालूम है कि 4 तारीख को मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी और आपके द्वारा कपिल सिब्बल ने नसीहत दी है राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक दलों। सुनिए, जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है CU नंबर। CU नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है PU नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, VVPAT ID होगा। सो ये चारों चीज़ें लिखित रूप में होंगी वहाँ। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर तो आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पर काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे EVM इज ऑन ECI। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24, 4 जून 2024। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम।
टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी बात जो कही उसमें ये कहा कि मैं, उनका जो कहने का अर्थ ये था कि जो सवाल पूछेगा उनको मुझे सही करना है। दूसरी बात, अब ये हमने कपिल सिब्बल साहब की सुनाई आपको। कपिल सिब्बल साहब ने एक 5 मिनट का वीडियो बनाया, मैंने थोड़ा उसमें से हल्का सा ही आपके लिए लिया है कि जो मतगणना पर एजेंट होंगे उनको क्या क्या करना है। उनको जब मशीन खुलती है तो उसमें 2-3-4 चीज़ें होती हैं, वो उन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि मशीन पहले तो नहीं खुली है, अभी खुली है, उससे पहले भी चूँकि उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं बाकायदे, तो वो चीज़ समझाने की कोशिश हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारा मसला, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप इसको शेयर ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और पूरा ज़रूर सुनें। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि ये जो पोल आया है, एग्जिट पोल आया है, उसमें पूरा माहौल बनाने की कोशिश हुई है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने साफ कर दिया है कि 295 से लेकर के 300 से ऊपर तक हमारी सीटें आने की संभावना है। उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं ली है, न की है। उन्होंने अपने सारे दल, जो इंडिया गठबंधन जो अलायंस है उसके गठबंधन के नेताओं से बात करी है, उनसे फीडबैक लिया है कि भी आपकी अपनी कितनी सीटें आ सकती हैं। आप जैसे अब अखिलेश यादव है, 65 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, 65 में से उनसे पूछा गया है आप कितनी सीटें ला रहे हैं यूपी में, तो उन्होंने अपना आंकड़ा शायद 50 या 60 का दिया है। तो जो उनके गठबंधन के साथी हैं उन्होंने सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। बिहार में तो पता चला है कि 2-4 सीटें शायद एनडीए को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वहाँ पूरा जो भीड़ राहुल गांधी और की यात्रा के समय में और उसके बाद तेजस्वी ने जो पूरे बिहार को मत दिया था, और उसमें जो भीड़ इकट्ठी हुई और उसके बाद जब उन्होंने पूरे बिहार को घूमने फिरने के बाद जब पटना के गांधी मैदान में रैली बुलाई तो आपने देखा होगा करीब 15 लाख से भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी और सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। तो उस चीज़ों को देखते हुए तेजस्वी यादव को है शायद कि वो 35 से ऊपर ही सीटें लाने वाले हैं, उनका जो गठबंधन हुआ है पूरे बिहार से। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि बिहार पूरा स्वीप कर देगा। और मैं आपको बता दूं यूपी में भी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने देखा होगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो यात्रा थी, आगरा में आई थी, तब क्या हाल हो गया था। लाखों की तादाद में लोग छत पर थे और उससे कहीं दूने लोग सड़कों पर थे। इसी तरह से चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा, मैं कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी और सीधे सीधे लोग हेलीकॉप्टर तक पहुँच रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे इलाहाबाद है, उसके बाद फिर एक जगह और थी कोई, तो वहाँ कितनी भीड़ थी, वो संभाले नहीं संभल रही थी। दूसरा पूरब की कुछ सीटें थी, आजमगढ़ वगैरह, बलिया वगैरह, तो वहाँ तो भगदड़ मच गई थी, पुलिस को वहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा था भीड़ को संभालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये संदेश देती हैं कि लगभग गठबंधन को यूपी में कम से कम नहीं तो 65-70 सीटें मिल सकती हैं। तो ये हमारा अपना अनुमान है और जो एग्जिट पोल कर रहे हैं उनका अपना अनुमान है, और वो हम कोई वॉइस्ड होकर के काम नहीं कर रहे हैं। हम तो अंडर करंट बात कर रहे हैं, जो जनता में हम देख रहे हैं, जो जनता कह रही है हम उस बात को आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल जब 2000 शायद 7-8 के आसपास की बात है, एग्जिट पोल्स ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फिर से आ रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोई सरकार नहीं आई,
कांग्रेस की सरकार बनी और वो 1-2 साल 5 साल नहीं चली, वो पूरे 10 साल चली। मनमोहन सिंह जी उसके प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल पूरा झूठ बोलते हैं। और एक आनंद बादल साहब है, राजेश बादल हैं, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो किसी चैनल के एडिटर भी रहे हैं शायद। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया था कि लोग क्या करते हैं। उन्होंने 2 वाकया सुनाए। एक जगह मैं सुन रहा था कि उनके जो शिष्य थे, एक लड़की एक लड़का, वो किसी सर्वे एजेंसी में काम करते थे। तो उन्होंने ये बारीकी से समझाया कि जब वो सर्वे करके उन्होंने सबमिट किया अपने मालिकों को, तो जो चीज़ उन्होंने सर्वे में दिखाई, वो चीज़ कहीं सर्वे में दिखाई नहीं गई। तो लड़की तो तत्काल इस्तीफा दे करके एजेंसी से चली गई और 5-6 महीने बाद वो लड़का शायद उसने भी इस्तीफा दे दिया। और उनको बड़ा हर्ट हुआ कि जो चीज़ हमने ला के दी वो नहीं दिखाई गई उसमें एग्जिट पोल में, और अपनी उन्होंने घर बैठ करके सारी कहानी बना ली। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं पकड़ में आई कि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां लोगों से पैसा ले लेती हैं पार्टियों से, लेकिन वो मौके पर नहीं जाती। जब उनसे सैंपल सर्वे के बारे में बात की जाती है कि सैंपल सर्वे दिखाइए, कहाँ से, किस आदमी से बात करी उन्होंने, जब उसकी क्रॉस जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि उस गांव में वो सर्वे एजेंसी गई नहीं, उनने घर बैठ करके सर्वे कर लिया सारा और पैसा ऐंठ लिया पार्टी से, और बढ़ चढ़ करके जो दिखाना होता है वो दिखाते हैं। कई एजेंसियां ऐसी हैं जो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं सीधी। मैं समझता हूँ सी वोटर भी इसी टाइप की एक एजेंसी है। और एक गुप्ता है, अभी हमने आपको दिखाया, उस समय कुछ कह रहे थे, अब पहले कह रहे थे कांटे की टक्कर है, अब कह रहे हैं 400 से पार चली गई कहानी। तो ये सब चीज़ों का मतलब क्या है? कोई जो भी आजकल जो काम हो रहा है वो ठीक से नहीं हो रहा, सब झूठ के और नफ़रत के आधार पर तैयारी हो रही है सारी कहानियों की। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें और बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।